हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट या बेसिक इन्फॉर्मेशन चीज़ें चल रही थी यूपीएचएससी के लिए, तो यूपीएचएससी का जो 30 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जीएस कहते हैं। दूसरे सब्जेक्ट जब हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो जीएस के तौर पे करते हैं, और ऑलमोस्ट सेम चीज़ें पूछी जाती है जनरल नॉलेज के तौर पे यहाँ पे। तो ये जो इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के, जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये डिटेल है। अभी कुछ दिनों में हम इसका एक बहुत समराइज फॉर्म में लाएंगे, जिसको याद रखना भी आपको बताएंगे किस तरह से इन्हीं इन्फॉर्मेशन को याद रखा जाएगा। तो आज अब इससे पहले हमने जो टेरिटरी है, पड़ोसी राज्य हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब देख लिया था। अब हम लोग आ रहे हैं कि इंडिया की जो ट्राइब्स हैं, जिसको अगर हम यहाँ कहें कि ट्राइब्स इंग्लिश में, और यहाँ पे क्योंकि प्रजाति जनजातियाँ जो लिखी हैं हमारी, क्योंकि ये हिंदी में है तो उसको हम बीच बीच में इंग्लिश में एक्सप्लेन करते रहेंगे, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हिंदी या इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार आपको हिंदी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कई बार इंग्लिश में वही चीज़ देख लेने पर समझ में आती है। तो उससे दोनों को, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं और दोनों से समझा हुआ, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं पॉइंटर्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ, तो पीले वर्ण के जो येलो कलर के हैं, और शार्प एजेस जो होते हैं, इसके अलावा जो गाल की जो हड्डियां हैं वो उठी होती हैं, केस छोटे छोटे होते हैं। इस तरह के ऊंचाई वाले व्यक्ति को कौन सी रेस बोलते हैं, जिसको हम तो मंगोलाइड। तो मंगोलाइड रेस अगर आप देखेंगे तो बेसिकली सेंट्रल एशिया जो है वहाँ के, और अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट को देखें या इधर की तरफ देखें तो ट्राइब्स के अंदर काफ़ी ये चीज़ पाई जाती है। तो पुरानी रेस है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है। तो वही आ गया मंगोलाइड। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से हम देखें आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, ये सारी चीज़ें जो उत्तर पूर्व है। और वहाँ पे अगर देखेंगे तो मंगोलॉइड रेस, जैसे चाइना के लोग जो मंगोलॉइड रेस के हैं, सेंट्रल एशिया के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग मंगोलॉइड रेस के माने जाते हैं। तो उनसे काफ़ी सिमिलरिटी उस रेस की मानी जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है कौन सी? संथाल। संथाल जो है ये पाई जाती है यूजली झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और कुछ हद तक आसाम में भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वहीं यहीं से गए हैं, अलग अलग जगह पे भी संथाल होते हैं, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक, फिर छत्तीसगढ़ में। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है असम के श्वेताभो गिबन। तो एक मानव कपि जो मानव से लिंक करता हो कि इसके बाद मानव बन गया था। कपि मीन्स बंदर जो कह सकते हैं, तो एप जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो एप के बाद का जो है उससे लिंक करने वाले असम में श्वेताभों का गिबन जो है, जो वाइट गिबन है, वो माने जाते हैं। राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है कि जहाँ पे कोई ट्राइब है ही नहीं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, कि जो जिन जनजातियों को शेड्यूल कर लिया गया कि ये नाम है, और ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब माने जाएंगे, ये लोग शेड्यूल्ड कास्ट माने जाएंगे। और उसके अलावा जो पिछड़े होते हैं ओबीसी और दूसरा जनरल, 4 पार्ट में बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो ट्राइब है हर स्टेट में कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे नहीं पाया था, वो है हरियाणा। हरियाणा में कोई भी ट्राइब नहीं है। वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट तो हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, जनरल तो हो गए, तो ये है। लेकिन अगर यूपी में देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं। ये दुनिया के कह सकते हैं कि इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जब लगभग सब में ही पाए जाते हैं। अब सुमेलित करना है, जनजाति है हमारे पास और मूल राज्य है, क्योंकि दूसरी जगह भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? थारू। थारू कहाँ की है? उत्तराखंड। तो थारू याद रखिए, थारू उत्तराखंड है। भोटिया, भोटिया सिक्किम। और
ये भी याद रखिए, भूटिया सिक्किम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बड़े बाइचुंग भूटिया जो हैं वो एक बड़े फुटबॉल प्लेयर थे, कोच भी रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। तो वो सिक्किम में ये बेसिकली ये ट्राइब जो है भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। मुंडा झारखंड, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे करिया मुंडा, तो आप सकते हैं उसके कि मुंडा कहाँ पे रहे, झारखंड में। और कोल जो जनजाति है वो महाराष्ट्र में रहती है। तो ये बेसिक, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं आगे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्यौहार मनाती है, कौन सी है? दिवाली में शोक की तरह मनाती है थारू। और थारू कहाँ पर आती है? उत्तराखंड में। थारू लोगों का निवास है ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और कहते उत्तराखंड दोनों में ही है थारू। सुमेलित कीजिए जनजाति राज्य फिर से। लिम्बू सिक्किम, कार्बी आसाम, डोंगरिया कोंद उड़ीसा, बोंडा उड़ीसा। बोंडा डोंगरिया कोंद उड़ीसा है, कार्बी जो है आसाम है, लिम्बू है सिक्किम में। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों से धौलाधार श्रेणी के क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। जो धौलाधार क्षेत्र कहाँ हो गया? धौलाधार क्षेत्र हो गया हिमाचल में, और कुछ हद तक कह सकते जम्मू कश्मीर को टच करता है। तो धौलाधार क्षेत्र है, उसमें कौन सी प्रमुख जनजाति है? वहाँ है गद्दी। गद्दी जाति अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह भी पाई जाती है। अगर हम यूपी में आ जाएं तो गद्दी जो दूध बेचने वाली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और गद्दी एक मुस्लिम ट्राइब है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुस्लिम्स में यूजुअली ट्राइब नहीं है, लेकिन गद्दी जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम ट्राइब है। ये इस्लाम को भी मानते हैं और अपने आप को ट्राइबल भी मानते हैं। तो यूजुअली दूध बेचना या इस तरह की काम करते हैं ये लोग यूपी के अंदर। बाकी जगह भी जानवर पालते हैं, भेड़ और ये सब पालते हैं हिमाचल के अंदर। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, हमने बताया। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। क्यों? क्योंकि झारखंड और इधर की तरफ मिलते हैं, ये आसाम तक मिलते हैं संथाली। ऋतु प्रवास किया करते हैं, कौन सी? भूटिया। भूटिया जनजाति जो है अभी हमने बताया बाइचुंग भूटिया से सिक्किम की है, वहाँ से। बोडो निवासी कहाँ के हैं? इनहेबिटेंट कहाँ के हैं? बोडोज आर द इनहेबिटेंट ऑफ गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी के। अब गारो पहाड़ी कहाँ पे है ये देख लेते हैं। गारो जनजाति है मेघालय में, असम एवं मिजोरम की। तो ये गारो जो है मेघालय, असम, मिजोरम में है। खासी, गारो ये सब जो है कह सकते हैं मेघालय और असम के ही, और वहाँ पे पहाड़ियों के नाम पे ही मेघालय में जो पहाड़ी है गारो, जैंतिया, खासी, ये तीनों पहाड़ियाँ अलग अलग हैं और इन पे जो ट्राइब्स रहते हैं तो उनके नाम से ही जाने जाते हैं। तो गारो हो गया, खासी हो गया, जैंतिया हो गया। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पे? मेघालय। हमने बताया तीनों पहाड़ पे जो है अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं मेघालय के अंदर, और उनको जैसे जो खासी है, गारो है और जैंतिया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मैं खुद जब मैं मेघालय गया तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो इनकी भाषा, जैसे खासी हो गई, गारो हो गई, जैंतिया, ये तीनों अलग अलग भाषा बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं? या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश। जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिशनरीज बहुत हैं, चर्च बहुत है, तो वो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन बेसिकली जो आम लोग हैं वो हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो इनके न्यूज़पेपर छपते हैं तो वो न्यूज़पेपर तो इनकी अपनी भाषा में, खासी भाषा में या गारो भाषा में रहेगा, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो क्या होती है? इंग्लिश, रोमन ABCD यूज़ करते हैं अपनी भाषा को लिखने के लिए। तो मैं खुद गया था तो वहाँ मुझे लगा कि इंग्लिश पेपर है, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक लाइन समझता था कि क्या लिखा है इंग्लिश में ऐसा, तो वो वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा था और सेंटेंस तो बन ही नहीं रहा था। फिर बहुत देर बाद मेरा एक फ्रेंड जो वहाँ पे रहता था, पोस्टेड था, उसने बताया कि ये इनकी अपनी लैंग्वेज है, उसको अल्फ़ाबेट, ये इनकी जो लैंग्वेज का है वो इंग्लिश इन्होंने अडॉप्ट किया है। जैसे लिपि होती है ना, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी को किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी को देवनागरी में भी लिख सकते हैं, हिंदी को आजकल टेक्स्ट मैसेज में अल्फ़ाबेट रोमन उसमें भी लिखते हैं। तो उसी तरह उन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो ABCD को
जो रोमन स्क्रिप्ट है उसको अडॉप्ट किया है, तो उसकी वजह से वो बहुत दिक्कत भी हुई मुझे। तो मेघालय बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जाइए वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा आपको वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मिलेगी जो मैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको कहते हैं मातृसत्तात्मक सोसाइटी मिलेगी, कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटियों की, और सबसे छोटी बेटी की सारी प्रॉपर्टी होती है, और हस्बैंड्स जो आते हैं उनके यहाँ शादी करके उनके यहाँ रुकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल औरतें होती हैं, और जो बच्चों के नाम होते हैं वो क्या है, वो माँ के नाम से एसोसिएट होते हैं। तो कई बार जो औरतें होती है अगर उनका पति सही से नहीं रखता है या सही नहीं रहता है तो वो भगा देती हैं और दूसरी शादी कर लेती है, क्योंकि बच्चों के नाम सिर्फ माँ से जाना जाएगा, पिता से उनको पिता वो होगा जो उनकी माँ का हस्बैंड होगा, वो मान लेंगे। तो उसमें वो टैबू नहीं है वहाँ पे कि दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो बहुत, और क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास है तो उनका सही भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी के जो भारत में है वो कम ही दिखाई देते हैं, कि मातृसत्तात्मक जो सोसाइटी होती है जहाँ पे माँ का सबसे बड़ा रोल होता है वो कम दिखाई थी। तो मेघालय में कई ऐसे जगह पे जहाँ पे ये दिखता है। वह जनजाति जो दिवाली को, सॉरी ये तो हम निकल लिया है, आगे बढ़ते हैं। चेंचू, लेप्चा, उफला, डफला, डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चेंचू। तो केरल में केंचू से कर सकते हैं, केरल केचेचू मतलब केरल में चेंचू, केचेचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील जनजाति। ये कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। भील जनजाति, केरल की चेंचू, ये दोनों इंपॉर्टेंट। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल और कर्नाटक की भी। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल बीच में अगर आप देखेंगे तो सरहुल जो है कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा। तो झारखंड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और आजकल ट्राइब्स जो हैं, ज़्यादातर ट्राइब्स इससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हमारा लोकल त्यौहार है सरहुल। और सरहुल त्यौहार सारे ट्राइब्स, इवन राजस्थान के ट्राइब्स भी सरहुल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो जौनसारी को जानते रहे। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। तो मिजोरम में क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी रहती हैं तो रैखी इस तरह से रहते हैं, अलग जैसे दो पहाड़ हैं तो उनके बीच में यहाँ पे ऐसे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बताते हैं सही सुमिलित। फिर से हमने बात की भोटिया, अभी सही सुमिलित करना है कि अगर यहाँ पे देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिया हुआ है क्योंकि सिक्किम में भी है, इधर भी है। खासी हमने बताया, खासी गारो जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। संथाल झारखंड में। टोडा तमिलनाडु में। तो टोडा याद रखिए, टोडा तमिलनाडु में है। बिहू, अब ये है कि फेस्टिवल है, त्यौहार है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? आसाम में बिहू, और 3 बिहू होते हैं वहाँ पे। आसाम में बहुत पॉपुलर है, अब बिहू डांस भी होता है और फेस्टिवल भी है। उसी फेस्टिवल में जो डांस किया था उसको बिहू डांस कहते हैं। तो ओणम कहाँ होता है? केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। बैसाखी पंजाब में। ये तो याद रखिएगा कि ओणम पोंगल, ओणम केरल में। ओके से याद कर सकते हैं, ओके तो पोंगल में होगा, तो पोत कह सकते हैं, लेकिन ओके कर लिया तो ओके मीन्स ओणम केरल में हो गया, तो पोंगल कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। तो पीटी कर सकते हैं, पोंगल तमिलनाडु, पीटी, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? फिर से सही राज्य सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। राज्य, मुख्य भाषा, भाषा कहाँ पे होती है? गोवा में कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। हमने आपको बोला था, कोंकण रेलवे के बारे में बताया था। केरल महाराष्ट्र से इधर की तरफ जो आती है वो कोंकण रेंज है।
और वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। कोंकण रेलवे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाती है जब आप कोंकण रेलवे में बैठेंगे। और वहाँ पे गाने भी है, आई कि कोंकण रेलवे, इस तरह की तमाम सारे गीत भी हैं रेलवे के ऊपर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाती है कि आप जब उसमें जाएंगे तो पहाड़, झरने बहुत खूबसूरत दिखे। मेघालय में खासी बोली जाती है, हमने बोला खासी, गारो भी हो सकता है, जयंतिया भी हो सकता है, कुछ भी लिखा सकता है यहाँ पे। सिक्किम में लेप्चा। सुमेलित आगे देखते हैं। अंगामी, अंगामी कहाँ है? नागालैंड में बोली जाती है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब्स हैं। भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और गोंड मध्य प्रदेश में। गोंड ट्राइब भी बहुत बड़ी ट्राइब है, इसलिए मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, भील जाति पाई जाती है कहाँ पे? भील जो बड़ी जाति है, सबसे बड़ी जनजाति क्या है पे? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे जगह पाई जाती है, इसलिए ये काफ़ी बड़ी ट्राइब है। बहुपतित्व का प्रथा मानी जाती है। एक औरत जो है कई पति रखे। कौन कौन सी ट्राइब में? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, पोटा, तिवान, इरावा और नायर जनजातियों में। ये जनजातियाँ जहाँ बहुपत्नीय होता है। अब फिर जनजाति और निवास स्थल। भील कहाँ है? राजस्थान में। ऑल्दो हर जगह है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन भील बेसिकली भील राजस्थान में। संथाल झारखंड में बेसिकली, बाकी जगह भी है, आसाम में भी है, दूसरी जगह भी है। राजी उत्तराखंड में। तो ये जो हो गया, राजी कहाँ पे हो गया? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। फिर से सही सुमेलित करना है। सुमेलित है। वीरहोर कहाँ पे है? झारखंड में है जनजाति। भूटिया सिक्किम में। तो भोटिया जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूके। और भूटिया कहाँ है? सिक्किम में। बाईचुंग भूटिया का नाम बता दें। टोडा तमिलनाडु में। टोडा तमिलनाडु, टोडा। सेंट एनीज, ये बहुत बार पूछा था, ये हमेशा याद रखिए। सेंट एनीज कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और इनको बहुत ही अलग तरीके से रखा था, वह उनके एरिया में कोई नहीं जा सकता। एक बार एक अमेरिकन जर्नलिस्ट चले गए थे तो उन्होंने उनको मार दिया था। और क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और उन ट्राइब्स को वो फ्रीडम दिया गया है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता है और आप नहीं जा सकते। कोई छुप के जाएगा तो अगर उसकी हत्या भी हो जाती है तो भी ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, उस ट्राइब को कुछ पनिश किया जाएगा। टोडा फिर से आ गया, हमने बताया। डाडा तमिलनाडु। लेप्चा सिक्किम, सिक्किम में। और कौन सी है? भूटिया हो गए सिक्किम में। बरिहोर झारखंड। बीरहोर झारखंड। गारो मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया, तीनों ट्राइब्स हैं। जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स पे ये लोग रहते हैं, ये ट्राइब। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे निवासी हैं कहाँ के? राजस्थान। तो राजस्थान के सहरिया रहते हैं। इसके बाद अब लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो देख लेते हैं और यहीं पे बात ख़त्म करेंगे। तो नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र ABCD द्वारा अंकित, यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होंगे कि ABCD है कहाँ पे। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इस तरह से। तो A जो है अब क्या है? रिफ्ट घाटी क्षेत्र। रिफ्ट घाटी क्षेत्र ये है, रिफ्ट घाटी। और इसकी रिफ्ट घाटी की वजह से क्या होता है? मानसून अंदर नहीं आ पाता और इधर विदर्भ का क्षेत्र बनता है। छत्तीसगढ़ मैदान, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का मैदान जो फैला हुआ है छत्तीसगढ़ से लेके, अगर MP में भी कुछ पार्ट है। छोटा नागपुर, उसके बाद देखेंगे तो झारखंड और उसके आसपास के जो छोटा नागपुर पठार है। और उसके बाद वर्षा छाया क्षेत्र जो है बंगाल और पश्चिम बंगाल में, ये सारे जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। और यहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा काफ़ी होती है। और यहीं पे सुंदरवन जो है डेल्टा बना, सुंदरवन का डेल्टा है और सुंदरवन का मैनग्रोव जिसको कहते हैं वो भी है। इसके बाद देखें कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली और विंध्य हिमाचल के मध्य स्थित पठार है। तो कौन सा है? अरावली का पठार हमने देखा है कहाँ पे? ये राजस्थान से लेके इधर दिल्ली के एरिया में अरावली हो गया। और उसी समय में क्या कह रहे हैं कि
किसके अरावली और विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला यहाँ पे हो गई। विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है इधर, तो उसके बीच में कौन सी है, बीच में है मालवा का पठार। तो मालवा रीजन ये हो गया, मध्य प्रदेश में है मालवा रीजन, तो मालवा रीजन का मालवा का पठार जो है वो बीच में हो गया। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये जो एरिया है ये दंडकारण्य है। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आज का जनजाति के ऊपर हमारा जो फोकस था, तो जनजातियों के बारे में ये इतने में से ही आएगा। अगर आता भी है जनजातियों में से कोई जो नहीं आए, लेकिन आने की संभावना रहती है। अगर आपने इसको 3-4 बार पढ़ लिया तो बैक ऑफ द माइंड एक रहेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है। और कुछ ही जनजातियाँ जो इम्पोर्टेंट हो उसी का वर्णन हमने किया। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी और एज वेल एज जीएस के लिए भी शुरू हो चुकी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई PDF चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। कैपिटल स्टडी सर्किल में कोई बुक या कोई भी चीज़ आप कर, हमारे पास मटेरियल होगा तो हम आपको ज़रूर भेजेंगे। इसके अलावा आप रिसर्च में अगर हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। हमारे पास एक बड़ी एक्सपर्ट की टीम है, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो जीएस हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट हो, या अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ज़रूर प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। कि रोज़ अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करते रहेंगे, थोड़ा भी सुनते रहेंगे, 1 घंटा भी अगर आप रोज़ सुनते हैं तो आपको बैक ऑफ द माइंड वो दिमाग में रहेगा। और वो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ पे अगर तुक्का भी लगाना होगा तो आप सही तुक्का लगाएंगे कि कम से कम हमने ये होना चाहिए, और उसमें से आपके ज़्यादा सही होने के चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है तो तुक्के भी गलत होते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि आपके ही साथी लोग बोलते हैं अरे हमने भी तुक्का लगाया, भी, तो उनका सही हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, दिमाग में कभी न कभी पढ़ा हो, कभी 2-4 बार दिमाग में आया था, अभी याद नहीं, लेकिन तो आपका तुक्का सही भी होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, तुक्का गलत हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कई बार उस चीज़ को पढ़ते रहिए, और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है। पिछले जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनमें से या उनके आसपास की ही चीज़ आने वाली है, मैं कई बार बता चुका हूँ। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो है, हिंदी वाले जो थोड़ा सा इंग्लिश को जान जाएँ, इंग्लिश वाले थोड़ा सा हिंदी को जान जाएँ, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही होते हैं। क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है वो कई बार इंग्लिश में बहुत सरल होता है, कई बार हिंदी में बहुत सरल होता है, तो उससे आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।